So today we'll discuss the components of ETC, right? So this boy we designated as designated as complex 1, right? And this one is show you complex 2, and this one is our complex 3, and this one is our complex 4, and this one is our complex 5. Clear है सबको? So पहले तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स करेंगे ईच कॉम्प्लेक्स के, राइट? So there are 5 individual components of the ETC starting from 5 complexes, right? This is our complex 1, right? This is our complex 2, and this is our complex 3, and this is our complex 4, and this is our complex 5. Clear? Right? Quite difficult in remembering the individual components, right? So complex 1 में आपने ऐसे याद करना, there are niacin derivatives. नायासिन अमीनो एसिड होता है, नहीं सॉरी विटामिन होता है नायासिन डेरिवेटिव्स होते हैं. तो कॉम्प्लेक्स 1 में विल गेट नायासिन डेरिवेटिव्स, राइट? इन कॉम्प्लेक्स 2 विल गेट फ्लेविन डेरिवेटिव्स, राइट? सो इन कॉम्प्लेक्स 3 वी आर हैविंग आयरन सल्फर. विल स्टार्ट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1, राइट? तो पहले हमने क्या किया, क्या क्या होता है इसमें, बोलो बोलो. नायासिन डेरिवेटिव्स होते हैं, राइट? सो दिस बॉय अवर CR कंटेन्स नायासिन डेरिवेटिव्स. क्लियर है? और इसमें दो आएंगे, कौन कौन सा? 2 कोएंजाइम्स विल देयर. One is NAD and the second is NADP. क्लियर है सबको? So complex 1 contains niacin derivatives and there are 2 coenzymes, one is NAD and second is NADP, right? और NAD के लिए सबसेट कौन कौन से होंगे? ब्लैक मार्कर. NAD के लिए सबसेट कौन कौन से होंगे? राइट डाउन. ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, then pyruvate, second third is isocitrate, fourth is alpha ketoglutarate, and fifth is malate. So this NAD is converted into NADH plus H positive, right? We are talking about complex 1, right? It contains 2 coenzymes, one is NAD and the second is NADP, right? तो NAD से क्या रिएक्शन आएगा? NADH and H positive. और NADP से क्या बनेगा? NADPH किया था हमने HFP शर्ट में, है ना? वो आ गया. अब तो जो NAD है हमारा पहले वाला नायासिन डेरिवेटिव, दैट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ETC एज कॉम्प्लेक्स 1. क्लियर है? और NADP जो है दैट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, राइट? वो कहाँ कहाँ यूज होता है? एक तो फैटी एसिड सिंथेसिस में, और सेकंड ये वाला हो यूज होगा. फर्स्ट इज फैटी एसिड सिंथेसिस, राइट? एंड सेकंड इज कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, राइट? बोलो, अभी किसी को डाउट रह गया तो बोलो. सो कॉम्प्लेक्स 1 कंटेन niacin derivatives. Our boy, this contain niacin derivatives, right? There are 2 coenzymes, one is NAD and second is NADP, right? But NAD is directly involved in ETC, NADP is not involved, right? और NADP कहाँ यूज होगा? कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में और फैटी एसिड सिंथेसिस में. और NAD कहाँ यूज होगा और उसके सबसेट कहाँ कहाँ आएंगे? फर्स्ट सबसेट इज, बोलो, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, देन पायरुवेट, isocitrate, alpha ketoglutarate and finally malate, right? अब आगे हमारे this complex 2, right? इसकी क्या प्रॉपर्टी बताई थी मैंने? तो इसमें क्या थे? कॉम्प्लेक्स 1 में नायासिन डेरिवेटिव्स थे, तो कॉम्प्लेक्स 2 में क्या आएगा?
फ्लेविन, फ्लेविन डेरिवेटिव्स आएंगे, बोलो। तो क्या क्या आएगा इसमें? द एंजाइम इज NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेस, राइट, और NADH डिहाइड्रोजनेस, राइट। द एंजाइम इज NADH coenzyme Q reductase which contains flavoprotein or with FMNS prosthetic group, right? और दूसरा कौन सा आएगा इसमें? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। उसका एंजाइम कौन सा है? सक्सिनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेस, और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, राइट। तो इससे क्या बनेगा? सक्सिनेट प्लस FAD will get fumarate and FADH2, right? I know it is difficult, but we are trying to make it easy. Just remember the individual components, then we'll go for the pathway, exact, right? So the first was complex 1, right? It contains niacin derivatives. और कौन कौन से दो कोएंजाइम आए? NAD and NADP. तो NAD is directly involved, NADH plus H positive बनेगा, और NADPH नहीं बनता है, लेकिन इन्वॉल्व नहीं होता। वो कहाँ यूज होता है? कोलेस्टेरॉल फैटी एसिड्स। Then I am moving to this boy, complex 2. It contains flavin nucleotides, right? तो एंजाइम कौन कौन से? दो थे, एक NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेस और सेकंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस वाला, ठीक है। अब आ रहे हम अवर complex 3, right? Complex 3 contain iron sulfur proteins, right? So about half a dozen iron sulfur proteins are known, right? Half a dozen iron sulfur proteins are connected with respiratory chain which have been identified, but their mechanism of action is not clearly understood, right? So how will you remember? Remember that complex 3 contains iron sulfur proteins, right? And one more thing, there are half a dozen are there iron sulfur proteins. But remember, no one will body shame this boy. Remember, was lost and he doesn't remember. So its exact function of this boy is not known, right? Via complex 3, iron sulfur proteins are there, right? Second thing क्या थी इसमें? बोलो, anybody add up? Half a dozen are there, but their exact mechanism of action is not known, right? So starting again from the complex 1 was there niacin derivatives, NAD and NADH. Moving to complex 2, फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड्स, FMN और सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस वाला एंजाइम आ गया। complex 3 में क्या आया? iron sulfur protein आए, half a dozen are known, but their exact mechanism of action is not known. Clear? Now we are moving to complex 4. Our complex 4. How will you remember complex 4? Nobody will body shame him. Remember complex 4 with Sanjay Dutt. Right? Sanjay Dutt has lot of girlfriends, right? So coenzyme Q is having 10 isoprenoid units. Right? The coenzyme Q10 is a ubiquinone, right? And it's ubiquitous in living system. It has variable isoprenoid side chain. And quinone with 10 isoprenoid units and also known as coenzyme Q10. Q10 क्यों बोला हमने इसको? क्योंकि इसमें 10 isoprenoid units है complex 4 में. क्लियर हुआ सबको कि नहीं हुआ? बोलो। यूबिक्विनोन है, इट इज यूबिक्वस इन ह्यूमन लिविंग सिस्टम, राइट? किनोन डेरिवेटिव है, राइट, विद वेरिएबल आइसोप्रीनोइड साइड चेन्स, राइट? और इसमें हमारे पास 10 आइसोप्रीनोइड यूनिट्स होते हैं, राइट? और इट इज ए लिपोफिलिक. लिपोफिलिक मींस lipid loving molecule which can accept electrons from FMNH2 produced by ETC by NADH dehydrogenase और FADH2, right? हमने 4 कंपोनेंट्स कर लिए, 1, 2, 3 and 4. अब आगे हम और कॉम्प्लेक्स 4 की एक बात और थी कोएंजाइम Q की, अगर ये माइक्रोबैक्टीरिया में नहीं होता तो इसमें इसका काम कौन करेगा? विटामिन K. Suppose this is ETC of the mycobacteria, right? इसमें ये वाला काम ये नहीं करेगा कोएंजाइम Q, इसकी जगह क्या आएगा? यहाँ पे विटामिन K आ जाएगा, राइट? तो कॉम्प्लेक्स 4 की जगह यहाँ क्या आएगा? विटामिन K. Now and coenzyme Q has no metabolic cursor in animals,
right? And it is directly synthesized in the body. Now coming on to the last part, complex 5. It contains cytochromes. And what are cytochromes? They are conjugated proteins containing heme group, right? और इसमें अंदर porphyrin में iron atom भी होता है. And the heme group of cytochrome is different from that of hemoglobin and myoglobin, right? तो this our complex 5 was there. इसमें क्या क्या था हमारे पास, right? तो अब इसमें क्या क्या था हमारे पास, साइटोक्रोम्स में क्या क्या है, दे आर कंजुगेटेड प्रोटीन्स कंटेनिंग हीम ग्रुप, राइट? लेकिन जो इसके सेंटर में जो है हमारा आयरन, दैट इज, अगर हीमोग्लोबिन हो या उसमें हो तो उसमें फेरस फॉर्म में रहता है ना, फेरस में. और इसमें क्या होता है कि फेरस और फेरिक में कन्वर्ट होता रहता है, क्योंकि हमने आगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके रिएक्शन को आगे लेके जाना कि एटीपी सिंथेसाइज करना है. तो इसके साइटोक्रोम के और हीमोग्लोबिन के साइटोक्रोम में क्या, मतलब अंदर हीम आयरन में क्या डिफरेंस आएगा, इट कैन बी रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज टू फेरस एंड फेरिक इसमें. लेकिन अगर हीमोग्लोबिन का होगा तो उसमें फेरस में ही रहेगा. पांचों कंपोनेंट्स हो गए याद सबको, और शैल आई रिपीट? ठीक है. कंप्लेक्स 4 में क्या आया था, रिपीट? विटामिन के था किसमें, माइकोबैक्टीरिया में, है ना. और ह्यूमंस में क्या था, रिवाइज कराओ ना, लो. यूबिक्विनोन था, यूबिक्वस इन नेचर, और किनोन डेरिवेटिव थी इसके 10 आइसोप्रीनोइड यूनिट्स थे. देन कॉम्प्लेक्स 3 में क्या था, आयरन सल्फर प्रोटीन थे हमारे पास, और क्या था. देन मूविंग ऑन टू कॉम्प्लेक्स 2 में क्या था, फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड्स थे, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज वाला रिएक्शन आएगा और फ्लेविन वाला. कॉम्प्लेक्स 1 में क्या था, नाइसिन डेरिवेटिव्स और NAD एंड NADP. क्लियर हो गए इंडिविजुअल कंपोनेंट्स. कॉम्प्लेक्स 5 याद हो गया हमें. इसमें क्या थे, साइटोक्रोम्स थे, लेकिन जो अंदर आयरन है दैट कैन बी फेरस और फेरिक दोनों में कन्वर्ट हो सकता है. अगर हीमोग्लोबिन होता तो उसमें ओनली फेरस में रहना था. ठीक है. अब साइटोक्रोम्स डिटेल में करेंगे. 3 होता है ना, सीरियल ऑर्डर ऐसे ABC होते हैं. सो ABC बेसिक आ गए पहले, साइटोक्रोम A, B and C, राइट. अब जैसे जैसे आगे हम इसको डिटेल में पढ़ते गए, साइंटिस्ट डिस्कवरी करते गए, तो A1 A2 आ गया, B1 B2 डिपेंडिंग ऑन द सीरीज ऑफ डिस्कवरी, C1 C2 ऐसे ऐसे नाम आते गए इनके. ठीक है. तो बेसिकली कौन कौन से, A, B and C. ठीक है. 3 cytochromes were initially discovered, right, from the mammalian mitochondria. They were A, B and C, right. Type of heme present in respective exhaustion, right. Additionally जब हमने और ढूंढे तो उनके नाम C1, B1, B2, A3 जो सीरीज के मिलते गए उससे हमने नाम कर दिए उनके. ठीक है. The electrons are transported from coenzyme Q to cytochromes in the order B, C1, C, A and A3. तो ये ऑर्डर इस हिसाब से चलेगा. कॉम्प्लेक्स 5 में फाइनली ये ऑर्डर से आएंगे B, C1, C, A एंड A3. इस सीरीज में पास होंगे, राइट. और साइटोक्रोम C की क्या क्वालिटी है, मॉलिक्यूलर वेट इज 13,000 and it is small protein containing 104 amino acids and a heme group. ये मल्टीपल चॉइस में पूछ सकते हैं इसकी डिटेल्स, राइट. और इट इज सेंट्रल मेंबर ऑफ ETC विद इंटरमीडिएट redox potential and it is rather loosely bound to the inner mitochondrial membrane and can be easily extracted, right. Then A and A3 आ गए. जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज is currently used to collectively represent A and A3, right, which is the terminal component of the ETC. हमारा this one 5, complex 5 साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में इसमें A और A3 आएगा. ठीक है. Then cytochrome oxidase is the only electron carrier. The heme iron which can directly react with molecular oxygen. इसका heme iron directly molecular oxygen के साथ react कर सकता है. Beside heme with iron इसमें copper भी होता है, right. And in the final stage of ETC, the transported electron, the free proton and molecular oxygen combine to produce water. Finally water बनेगा. ठीक है. अब हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, डेफिनेशन की थी बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन की प्रीवियस क्लास में, है ना. तो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल, मुझे बना लो वो मॉलिक्यूल्स. कार्बो 3 लड़की आ सकती हैं, यस. सेकेंड इज अवर
प्रोटीन एंड दिस इज फैट, राइट। तो 3 मॉलिक्यूल्स हमने किए बेसिक, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। जब ये ऑक्सीडाइज होंगे तो ये फाइनली मूव करेंगे कॉम्प्लेक्स 1 से, देन 2 से, देन 3 से, देन 4 से, देन 5 से, और फिर फाइनली हमारे पास एटीपी बनेगा। दिस इज द समरी ऑफ बायोलॉजिकल। समझ आ गई? We will have 3 molecules. First is our hand raise करो carbohydrate. Then this is our lipids. Then this is our amino acid. Right? They undergo a series of reactions via complex 1, 2, 3, 4 and 5 to finally generate free energy. Free energy generate करनी है ना? Free energy generate हो, अगर generate हो exergonic किया था लास्ट क्लास में, नेगेटिव G डेल्टा G, तो क्या होगा? एनर्जी जनरेट हो रही है, एटीपी बन रहा है। तो फाइनली मैं बन रहा हूं एटीपी इसमें से। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड अमीनो एसिड अंडरगो ए सीरीज ऑफ रिएक्शंस वाया कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 टू फाइनली जनरेट फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी माइनस जी डेल्टा जी, है ना, टू सिंथेसाइज एटीपी। तो ये फाइनल इसकी है समरी। क्लियर है? अब कंपोनेंट्स याद हो गए सबको? 1 में था, 1 को याद कर लो एन से मिनोमिक, 2 को एफ से, 3 को आयरन सल्फर से, 4 को 10 से, 10 गर्लफ्रेंड संजय, F0F1 कॉम्प्लेक्स आएगा उसमें। ठीक है? तो इसमें क्या था? नाइसिन डेरिवेटिव्स क्या थे इसमें? NADN। देन फ्लेविन वाले में आगे मोनोन्यूक्लियोटाइड, और सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज वाला आएगा इसमें। ठीक है? थर्ड में क्या आया? आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। 4 में क्या आया? कोएंजाइम क्यू आ रहा है ना, सॉरी, है ना, क्या आ रहा है? साइटोक्रोम आ रहा है। तो इसमें आइसोप्रोनोइड कितने थे? क्या वो 10 था, तो 10 आइसोप्रोनोइड यूनिट्स थे। ठीक है? फाइनली फिर हमारा प्रॉपर ऑक्सीडेज आया, इसमें हमारा एटीपी बनना है। तो क्या क्या यूज उससे? B, C1, C एंड A3 आ गए। तो ये फाइनली रिएक्शन हो गया और फाइनली फिर एटीपी बनेगा। ठीक है? इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स में कौन कौन से आएंगे? इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में MELAS, MELAS। ME से क्या बना? माइटोकॉन्ड्रियल एन्सेफेलोपैथी, L से A से लैक्टिक एसिडोसिस एंड S से स्ट्रोक। दे आर इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम कौन सा? NADH को क्या हो? ऑक्सीडोरिडक्टेज। तो ये कौन सा था? कॉम्प्लेक्स 1 का, और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में आएगा। ठीक है? ये कैसे होता है? इट इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल DNA, राइट? तो इसके फाइनली क्या होगा? MELAS आर बिलीव्ड टू बी इन्वॉल्वड इन अल्जाइमर एंड डायबिटीज मेलाइटस, राइट? तो ये एक्चुअली है इनहेरिटेड डिसऑर्डर ऑफ ETC जो माइटोकॉन्ड्रियल है। आगे एक और आ गया, फेटल इन्फेंटाइल माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी। इसमें क्या होगा? कॉज्ड बाय रिड्यूस और एब्सेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑक्सीडोरेक्टेसिस, जो सारे हमने किए ना, उसकी एब्सेंस होगी। देन आ गया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। नॉर्मली जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं थ्रू ETC, इट इज लिंक्ड विद रिलीज ऑफ फ्री एनर्जी। मैंने बताया डेल्टा G नेगेटिव बनता है लास्ट में। तो प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग ATP फ्रॉम ADP एंड फॉस्फेट कपल्ड विद ETC इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन पास करते हैं ETC से, राइट, तो फाइनली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के साथ कनेक्ट होता है ETC, तो फिर एनर्जी जनरेट होती है ना। ठीक है? इसमें कौन सा आया? The complex 5 of the inner mitochondria is the site of oxidative phosphorylation, right? The transport of electron through ETC is linked with the release of free energy. इतना समझ आ गया? And the process of synthesizing ATP from ADP and phosphate coupled with ETC is known as oxidative phosphorylation, right? Transport हो रहे फाइनल इलेक्ट्रॉन्स through the ETC is linked with the release of free energy 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, right? The process of synthesizing ATP from ADP and phosphate coupled with ETC is known as oxidative phosphorylation. और complex 5 जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में is the site of oxidative phosphorylation. 5 बने 2.5 या 1.5। तो PO रेशियो क्या होती है? लिखो पहले, व्हाट इज PO रेशियो?
PO ratio refers to the number of inorganic phosphate molecule utilized for ATP generation for every atom of oxygen consumed. Of inorganic phosphates utilized हो गए, right, for every atom of oxygen consumed. OP ratio, ठीक है, नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूटिलाइज फॉर एवरी एटम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम. किस किस कॉम्प्लेक्स से निकलते हैं? 1, 3 एंड 4 से. 1 से, 3 से और 4 से. हमने एक एटीपी बनाना है ना, 1 ATP will use 4 protons. 4 protons is equal to 1 ATP, राइट. और हमने 2 रिएक्शन मेन किए थे, NAD वाला और FAD वाला, है ना, NAD से और FAD से. इसमें बनते हैं 10, इसमें बनते हैं कितने? 6. इसमें एक कॉम्प्लेक्स यूज नहीं होता, इसमें 4 निकले, इसमें से 4, 4, 2 कितने हो गए? 10. तो एक 4 कितने के बराबर है? 1 4 इज इक्वल टू 1 ATP. तो 4 + 4 इज इक्वल टू 2.5 ATP. किसमें बने? इस वाले में. टोटल 10 है. और FAD वाले में दिस इज नॉट इन्वॉल्व. 4 + 2 इज इक्वल टू 6. तो कितने बने? 1.5. ये समझ आ गया. तो सारे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन थी, राइट. द नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कितने यूटिलाइज हो रहे हैं फॉर एवरी एटम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, राइट. ठीक है. तो 4 से हमारे प्रोटॉन यूज हो तो एक ATP बनता है, ठीक है. तो हमने 2 मेन की, NAD और दिस वन. तो NAD में कितने होते हैं? 10. FAD में 6 क्यों होते हैं? इसमें एक कॉम्प्लेक्स नहीं होता. 3 and 4 इज देयर. 4 + 2 इज इक्वल टू 6. 6 को डिवाइड करोगे 4 से तो 1.5 आ गया. तो 1.5 ATP आर बीइंग सिंथेसाइज्ड. और इसमें यस PO रेशियो क्या थी? नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज्ड फॉर ATP जनरेशन फॉर एवरी एटम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम. फ्लो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? कॉम्प्लेक्स 1 से, 3 से और 4 से. तो रिजल्ट इन ट्रांसलोकेशन कितने जाएंगे? 10 प्रोटॉन्स. जब 1, 3 और 4 से टोटल 10 प्रोटॉन्स जाने हैं, ठीक है. और सिंथेसिस ऑफ 1 ATP कितने चाहिए हमें? 4 प्रोटॉन्स. तो टोटल 10 जाने हैं. 1 कॉम्प्लेक्स से कितने जाएंगे? 4. एंड 3 से अगेन 4 और 4 से 2. 4 + 4 + 2 इज इक्वल टू टोटल 10 आएंगे, ठीक है. तो PO रेशो उसके लिए कितना हुआ? बोलो. NAD के लिए 4 + 4 + 2 10 आ गए. तो 10 में 4 से डिवाइड किया तो 4 ATP 8 हो गए, प्लस 2 हाफ हो गया, 2.5 ATP बन गया. और FADH2 में क्या हुआ? 1 कॉम्प्लेक्स इज नॉट इन्वॉल्व. कॉम्प्लेक्स 3 and 4 इज देयर. 3 में से कितने निकले? 4 इज इक्वल टू 1 ATP. 4 में से कितने निकले? 2 इज इक्वल टू हाफ ATP 1.5. ऐसे ATP कैलकुलेट होने हैं. हो गई समझ सबको कि नहीं आई? अब आनी चाहिए. अब उसका आ गया मैकेनिज्म. ये मैंने बना को सबको समझा दिया. दिस वाज कॉम्प्लेक्स 1 वाज देयर, 2 वाज देयर, 3 वाज देयर, 4 वाज देयर, 5 वाज देयर. और फाइनली मैंने ATP बनाया था. 3 लड़कियां यूज की थी, कार्बोहाइड्रेट वाली, लिपिड वाली और प्रोटीन वाली. अब ये हुआ कैसे एग्जैक्ट, ये समझ नहीं ना आया सबको, है ना. अब इस पहले तो ये 2 हाइपोथेसिस बने. 1 वाज केमिकल कपलिंग एंड सेकंड वाज केमिओस्मोटिक थ्योरी. इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है बेबी, ठीक है. तो पहले केमिकल कपलिंग को करें. दिस वाज पुट फॉरवर्ड बाय एडवर्ड स्लेटर. अकॉर्डिंग टू क्या हुआ, इसमें बोला कि जब हम रिएक्शंस पास करते हैं थ्रू कॉम्प्लेक्स 1, 2
3 and 4 and 5, तो क्या होता है, सीरीज ऑफ फॉस्फोलिपिड हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स आर फर्स्ट प्रोड्यूस्ड। हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स बनते हैं एज वी मूव फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 2 3 and 4 and 5 which are utilized for the synthesis of ATP। इसने सीधा ही बोल दिया कि जब हम कॉम्प्लेक्स 1 से 2 से 3 से 4 से जाते हैं तो फाइनली हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स बनते हैं जो फाइनली एटीपी बनाते हैं। लेकिन ये बोला कि एनालोगस है टू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन लास्ट क्लास में की थी कि डायरेक्टली बन जाता है ना, नॉट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। लेकिन दिस एक्सपेरिमेंट लैक्स एविडेंस, तो इसको हमने रिजेक्ट कर दिया केमिकल कपलिंग को। क्लियर, ये ओल्ड थ्योरी थी कैसे एटीपी बनाए हमने। देन आ गई हमारी केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। इसमें हमने क्या करना है, ये माइटोकॉन्ड्रिया था, फिर उसमें हमारी थी राइट, ये कौन सी थी, आउटर, ये क्या थी, इनर मेम्ब्रेन है, समझ रहे हो ना। और ये क्या थी, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्लियर है सबको। तो उस दिन ये बॉयज की थी, ये गर्ल्स की थी। क्लियर है सबको, याद कर रहे हो प्राणी। तो यहां मैं मूव किया था, ये क्या थी, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस थी। और तो इनर मेम्ब्रेन थी वो फोल्ड करके अब नाम क्या बनाती थी हमारे, क्रिस्टल ये थे राइट। नॉर्मल सरफेस है ऐसे, तो अगर फोल्ड हो जाएगा तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो क्रिस्टल से क्या फायदा होता है, सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड। ठीक है, और बीच में क्या थी हमारी मैट्रिक्स। क्लियर है सबको पार्ट्स राइट। अब इस थ्योरी के हिसाब से चलते हैं, तीनों डायग्राम पैरेलल देखना। पीटर मिचेल, द ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू द रेस्पिरेटरी चेन इज एक्चुअली यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस एटीपी एंड एटीपी, ये तो ठीक था। द कंसेप्ट ऑफ केमिओस्मोटिक थ्योरी इज कंपेरेबल टू एनर्जी स्टोर्ड इन बैटरी सेपरेटेड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। जैसे हम कॉम्प्लेक्स 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से मूव कर रहे हैं ना, तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव का, ये फाइनली सिंथेसाइज करता है एटीपी राइट। हमारी कॉम्प्लेक्स 1 2 3 या इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साइड थे ना, इनर साइड पे थे ना। ईटीसी कहां हो रही थी हमारी, अंदर हो रही थी ना। सारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल, आउटर मेम्ब्रेन थी, इनर मेम्ब्रेन थी। इनर मेम्ब्रेन की इनर साइड पे हमारी हो रही थी ये सारे, ये 1 2 3 4 5 उधर आ रहे हैं अंदर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब जनरेट होंगे प्रोटॉन सारे हमारे, तो इससे पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, बीच में नेगेटिव चार्ज बन रहा है। इससे फाइनली क्या हुआ, एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनेगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का। तो उससे एटीपी बनता है, ये बोलता है। और इसको फाइनली हमने रिफाइन किया, ये देखो, दिस वाज आउटर मेम्ब्रेन, दिस वाज इनर मेम्ब्रेन, और बीच में ये क्या थी, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और अंदर हमारे ईटीसी हो रही है इस साइड पे अंदर, तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन रहा है को हम प्रोटॉन्स कॉन्टिन्यूसली बना रहे हैं वाया कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 and 5। तो फिर हाई एच पॉजिटिव बाहर हो जाएगा, अंदर लो एच पॉजिटिव होगा। तो ये चार्ज क्रिएट कर रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, इसको यूज करेंगे अब क्लियर था हमारा। ये कंपोनेंट्स थे सारे, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 एंड फाइनली F0F1 कॉम्प्लेक्स 5। 1 में क्या थे, नायसेंट डेरिवेटिव्स NAD। 2 में क्या था, फ्लेविन डेरिवेटिव। 3rd में आया क्या, कोएंजाइम Q। फिर फाइनली BC1 ये वाले आ गए, और फाइनली जो हमारा F0F1 कॉम्प्लेक्स है इसमें लॉलीपॉप में इसमें आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब डायग्राम को समझते जाना, साथ में फाइनली खत्म होना सारा। हमारा ये आना था फाइनली F0F1 कॉम्प्लेक्स जो एटीपी सिंथेटेज है, जिसमें हमारा एटीपी बनना है। तो ये डायग्राम याद है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन रहा है, क्लियर है।
और सारे कंपोनेंट्स हो गए 1 2 3 4 एंड 5 इनर साइड ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। दिस वाज आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन और उसकी इनर साइड में ये चल रही है। क्लियर है? अब आगे चले, प्रोटॉन ग्रेडियंट बना हमारे पास। The transport of electron through ETC is coupled with translocation of protons across the inner mitochondrial membrane from the matrix to the intermembrane space. The pumping of protons results in electrochemical gradient due to accumulation of more H positive on the outer side of the inner membrane than the inner side. ये डायग्राम दिखाता हूं, ये है फाइनल डायग्राम। फाइनली ये चीज बननी है। outer membrane is there, intermembrane space, inner mitochondrial और मैट्रिक्स में क्या चल रही थी हमारी ETC 1 2 3 4 एंड 5 कॉम्प्लेक्सेस वर देयर, राइट। और ATP कहाँ बनने थे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में? 1 में, 3 में और 4 में, राइट। 1 में जब हमारा NAD से NADH बना तो 4 प्रोटॉन्स पंप हो गए बाहर। कहां पंप हुए? ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। अब देखो 4H पॉजिटिव 4H पॉजिटिव 2H पॉजिटिव प्रोटॉन्स पंप हो रहे हैं, तो बाहर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, अंदर कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन रहा है। क्लियर है? 4 निकले 3 में से, फिर 4 निकले और 4 में से 2 निकले, कोएंजाइम Q वाला आ गया, साइटोक्रोम C वाला आ गया, और फाइनली जब 10H पॉजिटिव हो गया तो 10H पॉजिटिव हमारा कॉम्प्लेक्स 5 से F0F1 कॉम्प्लेक्स था हमारा लास्ट वाला, तो उससे उसने क्या किया, उसको रोटेट करके बनाया, अंदर 10 अंदर आ गए। लुक एट दिस पिंक कलर, 4H पॉजिटिव 4 4 2 10 हो गए। 10 जब अंदर आए तो हमारे 2.5 ATP बने। अब देखो 3D में समझ आया? हमने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को क्या किया बोला था, पीओ रेशियो मतलब कैसे लिखी थी हमने, नंबर ऑफ क्या थे एनीबॉडी, फॉस्फेट न्यूट्रलाइज है ना एटीपी बनाने में, तो 4H पॉजिटिव इज इक्वल टू 1 ATP है ना। तो अब 4 यहां निकले, 4 यहां निकले, 2 यहां निकले, तो टोटल 10 हो गया। एक इलेक्ट्रोकेमिकल चार्ज हो गया बिटवीन, बाहर H पॉजिटिव ज्यादा अंदर कम हो गया है ना, तो ये चार्ज की वजह से फाइनल कॉम्प्लेक्स से ये 10H मूव किया, तो 10 से कितने बने ATP हमारे पास? 4 is equal to 1 ATP, then 4 is equal to 1 ATP and 2 is equal to, तो 2.5 ATP बन गए हमारे पास। और अगर हमने FAD वाला यूज किया, FADH2, उसमें ये नहीं इन्वॉल्व था ना, है ना, तो 4 + 2 is equal to 6, 6 equal to कितने बनेंगे फिर? 1.5 ATP। आ रहा समझ? इसको क्लियर हो गया सबको? तो यहां अंदर कितना चार्ज हो गया? OH नेगेटिव, अल्कलाइन इंक्रीज हो रहा है, बाहर H पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि मैंने ETC चलाई तो प्रोटॉन्स बने, प्रोटॉन्स हो गए पंप बाहर पंप हुए, बाहर H पॉजिटिव ज्यादा हो गया, अंदर OH नेगेटिव हो गया। इट क्रिएटेड इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट पॉजिटिव और नेगेटिव का। उससे क्या हुआ कि 10 अंदर मूव किए F0F1 कॉम्प्लेक्स से, तो 10 अंदर आए तो बन गया 2.5 ATP। दिस इज केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, राइट। अब इसमें और डिटेल आएगी इस कॉम्प्लेक्स की, फाइनल की, दिस F0F1 की, इसको डिटेल में समझेंगे। अब रोटरी मॉडल बोलते हैं इसको ATP जनरेशन का। तो इसमें इसकी डायग्राम आती है, बेटा वाला डायग्राम देखो। अब ये इतनी डायग्राम किस चीज की है, ये देखो, ये इतना कॉम्प्लेक्स है ना, जो इतना F0 एंड F1, इसकी डायग्राम है डिटेल में, समझ रहे हो? स्टार्टिंग में ETC चलाई, ये हमारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, यहां पे ATP बन रहा है ना। अब ये सारा इनर मेम्ब्रेन में बना, अब कैसे बना ये हमें नहीं पता है ना। बाहर क्या है, H पॉजिटिव ज्यादा है, अंदर OH नेगेटिव ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बना। कॉम्प्लेक्स 5 ने फाइनली हमारे F0F1 कॉम्प्लेक्स से बनाने। अब वो कैसे बनाने, वो डायग्राम देखो। दिस इज फाइनल बिग डायग्राम। ये F0 कॉम्प्लेक्स है, ये F1 कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें C सब यूनिट होता है। हमने 10H पॉजिटिव बाहर बने थे जब पंप हुए प्रोटॉन्स, तो ये अंदर आएगा
तो ये सी सब यूनिट रोटेट करता है, रोटेट करने से गामा रोटेट करेगा, और ये इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं 2 अल्फा 2 बीटा एंड बीच में होता है गामा दिस। तो इससे फाइनली एडीबी से एटीबी बनता है। वो कैसे, एक डायग्राम और है इसकी डिटेल में। अब ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स को ये तुम देख रहे हो लॉन्गिट्यूडनल, अब इसको ऊपर से देखेंगे। बीच में था गामा सबके, हम उसको, ये कॉम्प्लेक्स लंबा था ना, हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, अब तुम उसको ऊपर से नीचे देखोगे। तो बीच में था गामा, और बीच में क्या थे, इसके 3 आते हैं, ओपन फॉर्म, टाइट फॉर्म एंड लूज फॉर्म। तो लूज फॉर्म में जब H पॉजिटिव आए तो एडीबी प्लस फॉस्फेट मिला लूज में, टाइट में क्या किया, उसको एटीपी बना दिया रोटेट करके, और फाइनली ओपन में एटीपी बाहर आ गया। बाहर कहां गया था, अंदर, है ना। तो इसके 3 आते हैं, लूज फॉर्म इज पिंक वन, ओपन इज स्काई ब्लू एंड टी इज टाइट। टाइट में क्या हुआ, एटीपी बना। कैसे बना, लूज के एडीपी और फॉस्फेट मिला, फिर फाइनली एटीपी बना, और ओपन ने एटीपी अंदर धकेल दिया। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम थी, इनर मेम्ब्रेन थी ना हमारी, उसमें थे ये हमारे बच्चे 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है, क्लियर है। अब ये अपना प्रोटॉन क्रिएट कर रहे हैं, प्रोटॉन पंप कर रहे हैं। प्रोटॉन कहाँ आ रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन में। आउटर मेम्ब्रेन में H पॉजिटिव ज्यादा बन गया, अंदर क्या था, OH नेगेटिव ज्यादा है, तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन गया अंदर का और बाहर का। क्लियर है। अब ये प्रोटॉन अंदर होंगे पंप, जब यहां आके 10 बन गए हमारे पास, आउटर मेम्ब्रेन में पंप हो गए, तो बाहर H पॉजिटिव ज्यादा है, अंदर OH नेगेटिव ज्यादा है, तो H पॉजिटिव पंप हो गया। अब ये अंदर जाएंगे, कैसे गए, कॉम्प्लेक्स 5 से F0F1 कॉम्प्लेक्स आया। F0F1 कॉम्प्लेक्स को हमने डिटेल में यहां किया, ये दिस इज F0, दिस इज F1। यहां H पॉजिटिव बहुत ज्यादा हो गया था हमारा आउटर मेम्ब्रेन में जब हम पंप करते गए प्रोटॉन्स को, तो ये H पॉजिटिव C सब यूनिट से जाएगा, तो फिर गामा को रोटेट करेगा। गामा जब रोटेट होगा, 2 अल्फा 2 बीटा, गामा में हमारा फाइनली एटीपी बनेगा एडीबी से मिलके। और इसकी डिटेल जो ऊपर वाले की कैसे देखी हमने, दिस वन, इसको वो लॉन्गिट्यूडनल था, इसको हम ऊपर से देख रहे हैं, बीच में गामा था जो रोटेट कर रहा था। उसने क्या यूज किया, लूज फॉर्म में एडीपी एंड फॉस्फेट लिया, उससे टाइट फॉर्म बनाई, दैट इज एटीपी, और फाइनली ओपन करके उसको एटीपी धकेल दिया। तो फाइनली हमारे पास कितने एटीपी बने थे, 2.5 बने थे एक कॉम्प्लेक्स में से, और दूसरे में अगर कॉम्प्लेक्स बनने यूज किया FADH2 वाला किया तो 6 के साथ कितने बने, 1.5। अब तो मुझे समझ आ जानी चाहिए इसको। प्लीज, कॉम्प्लेक्स 1 वाज नाइसिन डेरिवेटिव्स, फ्लेविन डेरिवेटिव्स, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, कोएंजाइम Q10 एंड F0F1 कॉम्प्लेक्स, राइट। नाइसिन डेरिवेटिव से प्रोटॉन पंप हुए, फ्लेविन से पंप हुए, आयरन सल्फर ने पंप किए, फिर हमारा ये क्या था, Q10 था, 10 आइसोप्रोनाइल यूनिट थे, और BC1CE3 से एटीपी सिंथेटेस आ गए। अब इस एटीपी सिंथेटेस के पास हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स है, F0 एंड F1, राइट। अब ये जब प्रोटॉन पंप करते गए तो फाइनली मेरे पास यहाँ H पॉजिटिव ज्यादा आ गया बाहर, आउटर मेम्ब्रेन में खड़ा हूं मैं, ठीक है। अब H पॉजिटिव हमारे पास ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हो गया अंदर का बाहर का, H पॉजिटिव मोर आउटसाइड एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज इज मोर इनसाइड। अब ये थी कॉम्प्लेक्स 5 में हमारा था एटीपी सिंथेटेस, तो F0F1 है, जो H पॉजिटिव ज्यादा अक्यूमुलेट हुआ आउटर मेम्ब्रेन में, वो अब पंप होगा C सब यूनिट से। ये देखो इनर माइटोकॉन्ड्रियल है, ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है। अब ये पंप हुआ तो गामा रोटेट करेगा। गामा जब रोटेट करेगा तो उसमें 2 अल्फा 2 बीटा है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया हमने, ऐसे। अब आना समझ, we went from complex 1 2 3 4 and 5 to final complex 5, and we created a electrochemical gradient of more H positive on the outer membrane. Now this more H positive is pumped inside via this motor, rotary motor, right? तो इसमें 3 फॉर्म थी, ओपन, लूज, टाइट। ओपन में क्या हुआ, एटीपी बाहर आया, लेकिन लूज में क्या किया, एडीपी और फॉस्फेट बाइंड किए, टाइट में एटीपी बन गया और फाइनली एटीपी बाहर आ गया। अब इसको देखो, फाइनल डायग्राम पुरानी वाली, ये थी हमारी। आउटर मेम्ब्रेन वाज देयर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इज देयर, इंटर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स थी। अंदर हो रही थी हमारी ईटीसी, ये सारे बच्चे हमारे 1 2 3 4 5 अंदर चल रहे हैं,
ठीक है। अब इन्होंने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहाँ की, 1 में, 3 में और 4 में। तो फाइनली H पॉजिटिव 2 H पॉजिटिव बन गए, टोटल 10 H पॉजिटिव बने। तो इट क्रिएटेड ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ H पॉजिटिव ऑन द आउटसाइड। अब इस चार्ज को हमने अंदर लेके आए ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, F0 F1 कॉम्प्लेक्स 5 को यूज किया हमने लड़के को, ठीक है। तो जब ये H पॉजिटिव अंदर आया तो 2.5 ATP बना। 4 H पॉजिटिव इज इक्वल टू 1 ATP, 4 + 4 इज इक्वल टू 2 ATP प्लस 2 ATP इज इक्वल टू 2.5। तो फाइनली हमारे बन गए 2.5 ATP। और अगर FADH2 यूज किया तो उसमें कॉम्प्लेक्स 1 नहीं इन्वॉल्व होगा, तो 4 + 2 इज इक्वल टू 6 अंदर आए, 6 इज इक्वल टू कितने बने 1.5 ATP बनेंगे। और पीएच ग्रेडियंट समझ आ गया आउटकम का। और इसके इनहेरिटेड डिसऑर्डर कौन कौन से आएंगे, 100 polypeptides are required for oxidative phosphorylation, जिसमें 30 are coded on the mitochondrial DNA, right? And synthesized in the mitochondria while rest are in the cytosol. तो mitochondrial DNA कहाँ से आता है, मैटरनली इनहेरिटेड होता है, तो बिकॉज स्पर्म वाला उसमें नहीं एंटर करता। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अबाउट 1% ऑफ सेलुलर डीएनए इज 10 टाइम्स मोर ससेप्टेबल टू म्यूटेशन, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए म्यूटेशन मोस्टली सीन इन टिश्यूज लाइक वेयर हाई रेट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन कौन कौन से सीएनएस में, स्केलेटल, हार्ट मसल एंड लिवर में आएगी। एक और डिसऑर्डर आ गया, एक तो हमने किया था मेलास, इसमें क्या था, माइटोकॉन्ड्रियल सेफलोपैथी, लैक्टिक एसिडोसिस से स्ट्रोक था। और इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन में लॉस ऑफ बाइलेटरल विजन इज देयर एंड न्यूरोरेटिनल डिजेनरेशन इज देयर। और कौन कौन सा डिसऑर्डर आएगा इसमें, पियर्सन सिंड्रोम आएगा और माइटोकॉन्ड्रियल डिप्लीशन सिंड्रोम आएंगे 3, ठीक है। थैंक यू। इनहिबिटर आज नहीं कराऊंगा, इनहिबिटर आ गए जो इसको रोकते हैं। आपने देखा जो हमारे रॉ वाले होते हैं, जो ISI वाले, जो पकड़ा जाता है तो साइडेड खाता उसी वक्त मर जाता है, वो यहां यूज होती है हमारे। ये था कॉम्प्लेक्स 1 में NAD था, देन FMN था, कोएंजाइम Q, B, C1, C, A एंड A3 और फाइनली हमारे ATP बने थे। तो हमने बोला था 1, 2 और 3 साइट्स थी, इन 3 साइट्स को अलग अलग इनहिबिट करते हैं, दे आर नोन एज इनहिबिटर्स ऑफ द ETC। तो कॉम्प्लेक्स 1 पे कौन कौन से आएंगे, अमाइटल, रोटिनोन एंड पायरिसिडिनेज। ये बेटा मल्टीपल चॉइस पक्का 200%, आज बोल रहा हूँ 5 साल में PG में आएगा क्वेश्चन, 100% 200% आएगा। इनहिबिटर्स आएंगे तो फर्स्ट इज अमाइटल, रोटिनोन, पायरिसिडिनेज यहाँ आएगा। देन यहाँ पे कौन कौन साइड 2 पे आएगा, एंटीमाइसिन ए एंड ब्रिटिश एंटी लुइसाइड, बार पॉइजन। और फाइनली थर्ड साइड पे कौन कौन से आए, साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सोडियम अजाइड, राइट। साइनाइड पॉइजनिंग होता क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट इनहिबिटर ऑफ द ETC है। जब हमें ATP जनरेट किए तो एनर्जी यूज हुई, एनर्जी कहाँ यूज हुई थी, मसल कंट्रैक्शन में, सारी बॉडी एक्टिविटी में। जब इसको ETC को ही इनहिबिट कर दिया साइनाइड, तो यू विल डाई इन सेकंड्स, तभी ये इसको पॉइजन एज यूज करते हैं। और इट बाइंड्स विद फेरिक ऑफ द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ब्लॉकिंग माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन। कहाँ बाइंड करता है, फेरिक आयरन के साथ और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ। साइनाइड पॉइजनिंग कॉज द डेथ ऑफ, एक तो ये हो गया। और सुसाइड कहाँ यूज करते हैं, मिलिटेंट, टेररिस्ट और बैरियर सारे यूज करते हैं। और अगर इसको इनहेल कर लिया आपने तो इट विल कॉज कोमा, सीजर्स एंड कार्डियक अरेस्ट इन फ्यू सेकंड्स, तो उसने ETC ब्लॉक कर देनी है ना, कुछ चलना ही नहीं बॉडी का, ठीक है। और लोअर डोज में क्या कर सकता है, हेडेक, वीकनेस, गिडीनेस, कंफ्यूजन एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, राइट। ट्रीटमेंट में क्या यूज करते हैं इसकी, एंटीडोट्स होते हैं। क्या क्या होता है उसमें, अमाइल नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्राइट। ये क्या करते हैं, नाइट्राइट कन्वर्ट्स हीमोग्लोबिन टू मेथहीमोग्लोबिन फॉर्मिंग साइनोमेथहीमोग्लोबिन। तो दिस रिजल्ट रिलीज ऑफ साइनाइड फ्रॉम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज रिलीज कर देगा, तो फिर वो ब्लॉक नहीं कर पाएगा, तो देन ETC विल अगेन रन, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ साइनाइड टू हार्मलेस। ये एक रिएक्शन बीटा वाला से भी करते हैं, 2 हमारे पास है। अब आ गया अनकपलर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनकपलर्स। 2 बच्चे आ जाओ और बाकी जाओ बच्चे नीचे। तो हमने किया ETC और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कपल्ड है ना, तो फाइनली हमने ATP बनाए थे। अब ये डोंट टेक रॉन्ग वर्ड्स फॉर देम, दे आर माय बॉयज, दिस इज बॉयफ्रेंड, दिस इज गर्लफ्रेंड, रिमेंबर। तो बॉन्डिंग अच्छी है, दिस इज ए कपल। ये मैंने पहले बोल दिया, कोई बॉडी शेम करेगा तो मुझे बता देना, ठीक है। तो दिस इज ए बॉयफ्रेंड, दिस इज ए गर्लफ्रेंड, तो अच्छी बॉन्डिंग है, दे आर कपल्स, राइट।
तो ये क्या है, ईटीसी है, ये है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, अब इसको रियल लाइफ स्टोरी में देखते हैं। कैसे देखोगे? ये हमारा दिनेश कार्तिक है, क्रिकेट बैट्समैन, विकेट कीपर बैट्समैन था दिनेश कार्तिक, अभी कमेंट्री करता है। ये उसकी पहली वाइफ थी। ठीक है, तो इनकी अच्छी बॉन्डिंग थी। ठीक है, बीच में एक लड़का आ गया, मुरली विजय। मुरली विजय आ गया। मुरली विजय इज अनकपलर। मुरली विजय आया बीच में और उसने दोनों का डिवोर्स करवा दिया। ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, राइट? तो इसको बोलते हैं अनकपलिंग। आ गई समझ? ये था हमारा दिनेश कार्तिक, ये थी उसकी वाइफ। दे वर हैप्पीली मैरिड, लेकिन ये इतना आरसीबी में बिजी था और वो अपना बिजी था, तो अफेयर हो गया। ठीक है, अफेयर किसने कराया? मुरली विजय ने। मुरली विजय बीच में आ गया, मुझे बना दो मुरली विजय, दिस इज वेरी बैड, है ना? तो इसने दिनेश कार्तिक और उसकी वाइफ का डिवोर्स करा दिया, तो आई एम एज ए अनकपलर। ठीक है, तो हमारी ईटीसी क्या थी? इसके साथ कपल थी, जिसने आगे डिवोर्स कराया दोनों का, वो क्या था? अनकपलर। ठीक है, अब याद रहेगा अनकपलर। अनकपलर कौन है? मुरली विजय। और ईटीसी क्या है हमारी? दिनेश कार्तिक। और उसकी वाइफ क्या थी? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। दोनों इकट्ठे चलते थे, मैरिड थे, हैप्पीली मैरिड, लेकिन मुरली विजय ने आके काम खराब किया, डिवोर्स कराया। दैट इज ए अनकपलर। याद रहेगा? अनकपलर्स में अभी डिटेल में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू।